वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 25 अगस्त वर्ष 2021 और 8वीं कक्षा में हम लोग मैथ्स कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में प्रश्न संग्रह 6.4 के पहले 4 सवाल मैंने आपको समझाए थे। पांचवा और छठवां सवाल, 2 सवाल रह गया था, तो चलो ये भी मैं कंप्लीट किए देता हूँ। तो शुरू करते हैं। 8th स्टैंडर्ड मैथ्स में प्रश्न संग्रह 6.4 का कौन सा सवाल? पांचवा सवाल। शुरू करते हैं। तो पहले मैं सवाल लिख देता हूँ। किताब में जो सवाल दिया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 12 डिवाइड बाय 3x² माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 4। पहली बात तो एक समझ लो कि डिवाइड को हम लोग इनटू करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, x² माइनस 7x प्लस 12, ये डिवाइड को इनटू करेंगे तो x² माइनस 4 जो है वो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, इस तरीके से। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले 3 का गुणा 2 में करेंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे कि माइनस करने पे 1 आना चाहिए, बीच में यहाँ 1 है। तो कोई बता सकता है 6 का ऐसा गुणनखंड कि माइनस करने पे 1 आए? बेटा 6 और 5 लोगे तो आप 6 पंचे 30 होता है। इनका गुणा करने पे 6 आना चाहिए और माइनस करने पे 1 आना चाहिए। यस, 3 2 जा, पहले बड़ा नंबर लिखा करो, ज्यादा अच्छा होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 भी हो रहा है और 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 भी हो रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 3x² वैसे ही लिखेंगे, माइनस वैसे ही लिखना है। यहाँ 3 है तो इसको 3x लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस होता है। अगला नंबर 2 है तो 2x माइनस 2 वैसे ही लिखना है। नीचे भी देखो वैसा ही समीकरण है, वर्ग समीकरण ही है, तो इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ 1 है, देखो 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 ही आएगा। 12 का गुणनखंड करना है लेकिन प्लस करने पे 7 आना चाहिए, तो कौन सा गुणनखंड मिलेगा? प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो बताओ, आप लोग बताओ, मुझे तो पता है पर मैं सोच रहा हूँ आप बताओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। वेरी गुड, शाबाश शीतल। 4 3 जा 12 होता है और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो कैसे लिखेंगे? x² वैसे ही लिखना पड़ेगा, ये माइनस है तो माइनस वैसे ही लिखेंगे। फिर 4x माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 है तो 3x हो जाएगा, प्लस 12 इंटू, यहाँ पर देखो इसको फार्मूले जैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 को अगर मैं 2² लिख दूं तो ये a² माइनस b² का सूत्र लग सकता है। तो x², 4 को मैं 2² लिख रहा हूँ। ये देखो आपस से इसके जैसा ही है, वर्ग समीकरण है, तो ये भी गुणनखंड करना पड़ेगा। 3 छंग क्या होगा? 3 छंग 18, 3 छंग 18 होता है। अब 18 का गुणनखंड करना है लेकिन माइनस करने पे 7 आना चाहिए, तो बताओ क्या होगा? वेरी गुड, 9 दूनी 18, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आएगा। तो 3x² वैसे ही लिखना है, ये माइनस वैसे ही लिखना है। यहाँ 9 है तो 9x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 है तो 2x हो जाएगा, और ये माइनस 6 वैसे लिखना है। आप कॉमन लेंगे 3x और 3, यहाँ 3x² और 3x में क्या कॉमन है दोनों में?
3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 3x कॉमन। ये साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्योंकि रफ है आपका। 3x कॉमन हो गया, 3x स्क्वायर में 3x कॉमन, तो क्या बचेगा? 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन चला गया तो सिर्फ x बचेगा। फिर माइनस 3x कॉमन चला गया, पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है वहां पे। यहाँ पे भी देखो +2 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, और -2 कॉमन ले लिया है तो वहां पे 1 बचेगा। नीचे भी देखो एक्स स्क्वायर -4x है तो x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? x -4। यहाँ पे -3 कॉमन तो x बचा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12, तो 3 कॉमन तो 4 बचा। यहाँ पे सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, x -2 x + 2। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन है, 3x स्क्वायर में 3x कॉमन लिया तो x बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा। 9 था ना, 3 त्रिक का 9 होता है, 3 बाहर चला गया तो 3 ही बचेगा। x भी कॉमन जा चुका है। माइक किसी का चालू है, बंद कर दो माइक। +2 कॉमन, यहाँ पर बचेगा x -3। फिर से कॉमन लेंगे अगले स्टेप में। देखो x -1 कॉमन है, दोनों 2 बार आ रहा है, कॉमन है तो x -1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 3x + 2 बचेगा। नीचे देखो क्या कॉमन है, x -4 कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में x -3 बच गया। ये आपको वैसे ही लिखना है, x -2 x + 2 वैसे ही लिखना है, ये वाला स्टेप। यहाँ नीचे देखो x -3 कॉमन है तो क्या बचा? 3x + 2 बचा। आप कैंसल कर दो ऊपर नीचे जो भी कॉमन है। x -1 कहीं नीचे है, कहीं नहीं है। 3x + 2 है, हाँ है, तो 3x + 2 कट जाएगा। x -2 नीचे है कहीं पर? नहीं है। x + 2 भी नहीं है, तो सिर्फ 3x + 2 ही था यहाँ पर। तो फिर इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा? क्या बचा? x -1 x -2 x + 2, नीचे क्या बच रहा है? x माइनस क्या? ब्लर आ रहा है, ओके। अब x -4 x -3 x -3, तो ये था आपका ये पूरा 5वां सवाल। समझ में आ गया? एक बार देख लो अच्छे से, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें, और कोई स्टेप नहीं समझा हो तो वो भी बोल दो तो मैं वो भी समझा दूं। बताओ बेटा, आगे बढ़ा जाए? ओके चलो, अब आगे देखते हैं। आपको और समझना हो तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो से और अच्छे से समझ लेना, बार बार देख के। छठवां सवाल भी कर देता हूं मैं। छठवां सवाल क्या है? 4x² माइनस 11x + 6 अपॉन 16x² -9। तो ऊपर देखो वर्ग समीकरण है, जैसा हम लोग करते थे रफ कर काम। 4 का 6 में गुणा हो जाएगा, 4 छंग 24। फिर इसका गुणनखंड करेंगे, प्लस करने पे 11 आना चाहिए। तो बताओ क्या आएगा? दो गुणनखंड बताओ, 24 के दो गुणनखंड प्लस करने पे 11।
यस, 8×3 = 24। 8 और 3 को प्लस करोगे 11 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे कैसे, 4x² वैसे ही लिखना है, माइनस वैसे ही लिखना है। यहाँ 8 है तो 8x आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, फिर यहाँ 3 है तो 3x प्लस 6। ये बेटा इस सवाल को अच्छे से समझ लो, हाँ, क्योंकि आपको 9th में भी मिलने वाला है, 10th में भी मिलने वाला है ये। हाँ, ये सवाल आपको अब हर, हाँ सेम ये टाइप का सवाल आपको 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा। ये टाइप मतलब ये जो बोल रहा हूँ, ये जो गुणनखंड कर रहा हूँ ना मैं, इसका इसका गुणनखंड आपको 9th में भी मिलेगा, आपको 10th में भी मिलेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लो, खूब प्रैक्टिस कर लो इसकी। हर साल मिलने वाला है, अब हर साल आपको मैथ्स में मिलेगा ये। नीचे देख लेते हैं, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। 16 का वर्गमूल 4, x² का वर्गमूल x, दोनों का होल स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3, इसका भी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, अब हमको कॉमन लेना है इन दोनों में। देखो 4, 4 दूनी 8, 4 दोनों में है ना, फिर यहाँ x² और यहाँ x, तो x कॉमन, x भी कॉमन, 4 और x दोनों कॉमन है। अब 4x² में से 4x कॉमन ले लिया है तो सिर्फ x बचा, 8x है। देखो 8x में से 4x कॉमन हो गया है तो 2 ही बचेगा ना, 4x 4 दूनी 8 होता है, 4x इंटू 2 करोगे तो 8x ही आएगा। यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस लिखो, 3 और 3 2 ज़ा 6, 3 कॉमन है ना, दोनों में 3 आ रहा है, तो ये x बचा। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 बच गया क्योंकि 3 कॉमन ले लिया है। नीचे सूत्र लग जाएगा a² माइनस b² का सूत्र। क्या सूत्र है, 4x माइनस 3, 4x प्लस 3। एक बार माइनस में एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में प्लस में लिखते हैं 4x। हाँ, अब ऊपर देखो x माइनस, ये पहला पद, ये दूसरा पद, दोनों पद में x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया, 4x माइनस 3 बच गया। नीचे क्या है, 4x माइनस 3, 4x प्लस 3 है, ये 4x माइनस 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2 और नीचे 4x प्लस 3, ये बच गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट? एकदम सिंपल सवाल है ना, ये रफ साइड में किया है। तो ये जो मैंने ऊपर वाला जो सवाल किया ना, गुणनखंड ऊपर, ये आपको 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, इसलिए इस तरह के सवाल खूब अच्छे से अभ्यास करो, जरूर समझो इसको, खूब टाइम लगाओ, खूब मेहनत करो, बार बार प्रैक्टिस करो, और इसको इस सवाल को अच्छे से समझ लो। हर साल मिलने वाला है ये। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर अपना 6वां चैप्टर समाप्त होता है बेटा। अब अपना नया चैप्टर शुरू होगा, 7वां चैप्टर विचरण। 7th चैप्टर अपना स्टार्ट होगा, विचरण। विचरण क्या होता है पहले वो समझ लो। विचरण जो है, दो राशियों में संबंध होता है। राशि किसको बोलते हैं, जैसे जो चीज हम लोग मापते हैं ना, जिसका माप होता है वो राशि होती है। क्या क्या चीज माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, चौड़ाई माप सकते हैं, क्षेत्रफल माप सकते हैं, किसी की कीमत को मापा जा सकता है, आयतन, घनत्व, वेग, दूरी, ये सारी चीजें मापी जाती है ना, तो ये सब राशियां हैं। ये सब क्या है, क्या है, ये सब राशि है। इन राशियों में आपस में ना संबंध होता है बेटा, इसी संबंध को विचरण कहते हैं। अब विचरण जो है, हाँ, ये जो विचरण है ये दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष विचरण और एक होता है प्रतिलोम विचरण। प्रत्यक्ष और प्रतिलोम।
अब दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, प्रत्यक्ष और प्रतिलोम क्या होता है। मान लो कि मैं एक पेन की कीमत लिख रहा हूँ, पेन की कीमत, और यहां मैं लिख रहा हूं पेन की संख्या, पेन की संख्या। मान लो 5 रुपए की एक पेन आ रही है, 5 रुपए की एक पेन। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 2 पेन लेना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 10 रुपया। 3 पेन लेना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 17 रुपया। तो देखो, जैसे जैसे पेन की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कीमत भी बढ़ती जा रही है। इस अरे सॉरी 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 आप, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बाबा, माफ करिए, माफ कर दीजिए। गलती हो गई प्रभु, मेरा नंबर काट लेना आप लोग, एक नंबर काट लो मेरा। किसी ने 17 बोला तो मैं 17 लिख दिया। चलो देखते हैं, 1 का 5, 2 का 10, 3 का 15। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर दो राशियां हैं, एक है पेन की कीमत, दूसरी राशि है पेन की संख्या। अब दोनों में संबंध कैसा है देखो, एक राशि का मान अगर बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का भी मान बढ़ रहा है। देख रहे हो, पेन की संख्या बढ़ रही है तो पेन की कीमत भी बढ़ रही है, पेन की संख्या कम करोगे तो कीमत भी कम होती जाएगी। इस तरह की जो राशियां होती हैं, ऐसी जो राशियां होती हैं कि एक के बढ़ने पे दूसरी भी बढ़ जाए, या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरी भी कम हो जाए, तो ऐसी राशियों में प्रत्यक्ष विचरण का संबंध होता है। अगर पेन की कीमत को मैं x मान लूं और पेन की संख्या को मैं y मान लूं, तो यहाँ पर x और y में कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष विचरण का संबंध है, प्रत्यक्ष विचरण है, x और y में प्रत्यक्ष विचरण है, x और y में प्रत्यक्ष विचरण है, x और y में प्रत्यक्ष विचरण है। अब इसको संकेत में कैसे लिखते हैं? इसको संकेत में ऐसे लिखते हैं, x ये विचरण का चिन्ह है, और x y, x प्रत्यक्ष विचरण है y के, x इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और हिंदी में बोलेंगे x तथा y में प्रत्यक्ष विचरण है। समझे क्या? आप ध्यान से देखो, आप देखो जरा, एक बात और समझ लो, अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 एक कम, देखो 5 बराबर हो गया, इसमें भी 5 से गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10, बराबर हो गया कि नहीं? इसमें भी 5 से गुणा कर दूं तो 5 तिहाई 15। मतलब जब दो अनुपात में, दो राशियों में जब प्रत्यक्ष विचरण होता है तो कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका यदि हम गुणा करें तो दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ वो 5 है, कहीं कहीं पे वो संख्या 6 भी हो सकता है, कहीं कभी कभी वो संख्या 7 भी हो सकता है। इसलिए इस तरह की संख्या को हम लोग अक्सर के लिखते हैं। क्या मानते हैं? के, क्या बोलते हैं इसको? के। तो इसका मतलब है कि अगर ये y में k का गुणा कर दिया जाए, k मतलब कांस्टेंट, y से गुणा कर दिया जाए तो ये x के बराबर हो जाएगा ना। तो दो स्टेप याद रखना कि अगर दो राशियों में विचरण है और उनको बराबर करना है तो आपको दूसरी वाली राशि में k से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर k को कहते हैं अचरांक, k को कहते हैं अचरांक। तो ये मैंने आपको प्रत्यक्ष विचरण के बारे में बताया। अब मैं एक उदाहरण आपको प्रतिलोम विचरण के बारे में भी बता देता हूँ। बता दूं? चलो चलो बता देता हूँ आपको। देखो, एक है आपका वेग और दूसरा है समय।
मान लो कि एक ट्रेन जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। हाँ, तो उसको अपने लास्ट स्टेशन पहुंचने में 5 घंटे लग रहे हैं। उनको समय 5 घंटे का लग रहा है पहुंचने में। अब मुझे बताओ कि इसकी रफ्तार अगर मैं बढ़ा दूं, 200 किलोमीटर कर दूं, तो अब समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा पहुंचने में? अब समय कम लग जाएगा, 2.5 घंटे ही लगेंगे। एक अंदाज बता रहा हूं मैं, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। हाँ, अब मान लो स्पीड इसकी और बढ़ा देता हूं, 300 कर देता हूं, अब और कम लगेगा टाइम। मान लो 1.6 घंटे लगेंगे अब। यानी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये हम एक राशि बढ़ रही है, तो दूसरी कैसे हो रही, कम होती जा रही है। इसको बढ़ रही तो मैं अब ऊपर ऊपर का निशान लगाता हूँ, मतलब यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे आते समय घटता जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, उल्टा हो रहा है। इसके पहले कैसा था, एक अगर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक अगर घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो वो प्रत्यक्ष विचरण हो गया। प्रतिलोम विचरण में क्या होता है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और ये पहला वाला अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ने लगेगा। ये प्रतिलोम विचरण है। यहाँ पे देखो सॉरी वगे मैंने लिखा है वेग। वेग जैसे जैसे वेग बढ़ाएंगे हमको वो समय जो है कम लगेगा पहुंचने में। तो वेग और समय में प्रतिलोम विचरण हो गया कि नहीं? वेग को अगर मैं v मान लूं और टाइम को t मान लूं, तो वेग में कैसा विचरण है, वेग और टाइम में प्रतिलोम विचरण है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1/t लिखेंगे। अगर प्रत्यक्ष विचरण होता तो ऐसे लिखते हैं, सीधा t लिख देते हैं, लेकिन यहाँ v और t का प्रतिलोम विचरण है, इसलिए t नहीं लिखेंगे, 1/t लिखेंगे। कुछ समझे बात? और इसमें भी अगर इन दोनों को बराबर करना है तो आपको k से गुणा करना पड़ेगा। k का मतलब अचरांक हो गया, k का मतलब हो गया अचरांक। तो यहाँ पर देखो एक उदाहरण यहाँ दिया है आपकी किताब में। तो ये सारी बातें भी आपको समझना है बेटा। हाँ, ये अचरांक क्या होता है और कैसे लिखते हैं, इस तरह ऐसे का ये दिया है, इसका मतलब ये v और t में प्रतिलोम विचरण है। अब मुझे यहाँ पर देखो ये कॉपियों की संख्या और उसका मूल्य दिया है। ब्लर हो गया क्या? अब क्लियर हुआ? कॉपियों की संख्या और मूल्य, आपको क्या लग रहा है, प्रत्यक्ष विचरण होगा कि प्रतिलोम विचरण होगा? प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्ष में क्या होगा, जैसे कॉपियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये भी बढ़ेगी, कॉपी की संख्या कम होगी तो मूल्य भी कम होगा। तो प्रत्यक्ष विचरण में एक बात आप समझ लो जरा, कि अगर मैं y को यहाँ ले लूं, x बटे वाई बराबर k, देख रहे हो ना, k का मान कैसे आएगा, x बटे वाई बराबर k। इसको आप यहाँ पे ऐसे समझो या ऊपर भी समझ लो, जैसे एक को मैं यहाँ ले लूं तो 5/1 5 ही आएगा, 10/2 5 ही आएगा, 15/3 5 आएगा ना।
यानी ये लोग को भाग देंगे तो हमेशा वो एक ही नंबर मिलेगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे ही देखो, यहाँ पर 12, ये जो 12 और 240 है, इसको अनुपात अगर इसका निकालें तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 1/20 का अनुपात है ये। बेटा पेंसिल दो ना जरा, रुकिए थोड़ा, इसको मैं कैंसिल करके समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। चलो ठीक है, ऐसे समझ लो। अच्छा ये वाला इधर देख लो, इधर 1 है तो यहाँ 20 है, मतलब नीचे वाला ऊपर का 20 गुना है, देख रहे हो? तो ऐसे ही अगर 3 है तो नीचे 3 का 20 गुना। जैसे 1 में 20 से गुणा किया तो 20 आ गया ना, 3 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो नीचे 60 आएगा। ऐसे 9 में 20 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 100, तो नीचे 180 आ जाएगा। ऐसे 24 में 20 से गुणा किए तो बोल, तो 480 आ जाएगा। ऐसे 50 में 20 से गुणा करेंगे तो 1000। हाँ, ऐसे ही ये तो करके ही दिया है, 1 में 20 से गुणा करेंगे तो 20। तो एक अनुपात अगर मिल गया तो उसी अनुपात में हमको बाकी भी करना होता है। हर एक का अनुपात 1/20 ही होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ये जो अनुपात है वो हमेशा k रहता है। k मतलब एक फिक्स नंबर। अब जो है इसका एक उदाहरण देखते हैं, चलो किताब में ही देख लेते हैं। x y के प्रत्यक्ष विचरण में है। x बराबर 5 है तो y 30 होता है। x अगर 5 है तो y 30 होता है। तो विचरण का अचरांक ज्ञात करें और विचरण का समीकरण भी लिखें। तो चलो शुरू करते हैं। x और y में कैसा विचरण है? प्रत्यक्ष विचरण है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x फिर वो विचरण का चिन्ह और y प्रत्यक्ष विचरण इसलिए y लिखना होगा। अगर प्रतिलोम विचरण होता तो 1/y लिखते हैं। ये लाइन समझा कि नहीं? अब आगे देखते हैं। अब अगर इन दोनों को बराबर करना है तो y के साथ k का गुणा करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या लिखा है देखो, इन दोनों को बराबर कर दिया और y में k का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे k क्या है? ये k को क्या बोलते हैं? विचरण का अचरांक बोलते हैं। अब सवाल में क्या दिया था कि x जब 5 होता है तब y 30 होता है। x बराबर 5 हो तो y 30 होता है। तो इसलिए x के जगह पे 5 लिख देंगे और y के जगह पे 30 लिख देंगे। तो x की जगह पे 5 आ गया, y की जगह पे 30 आ गया। अब ये 30 को हम लोग वो साइड में शिफ्ट करेंगे तो भाग हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा। और उसको जब आप कैंसिलेशन करोगे तो 5 छंग 30 होता है, तो 1/6 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा? 1/6। k का मान 1/6 आ गया। क्या बेटा? 1/6। 1 मिनट नोटबुक में सॉल्व करके बताता हूँ आपको। क्या लिखा था? 5 इज इक्वल टू
5 इज इक्वल टू के इंटू 30 था, के इंटू 30। ये 30 को मैं इधर ले लेता हूं, तो 5/30 आ जाएगा। ये समझा कि नहीं? तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो के कितना आ गया? के 1/6 आ गया ना। तो इसलिए के को 1/6 आ गया, यानी विचरण का अचरांक यहाँ 1/6 है। अब ये के 1/6 है, इसलिए ये जो हमें यहाँ पर समीकरण दिया है, यहाँ के जगह पे हम लोग 1/6 लिख सकते हैं, है ना। के कितना है? 1/6। के जगह पे 1/6 रखेंगे तो कैसे मिलेगा? देखो क्या है, x बराबर के वाई है, x बराबर के वाई है। के का मान 1/6 है, तो के जगह पे 1/6 रखेंगे तो ऐसा मिल गया ना। y 1 और y का गुणा करोगे तो ये कैसे हो जाएगा? x बराबर y/6 हो जाएगा। y 1 जा y, इसको बोलते हैं विचरण का समीकरण। क्या बोलते हैं? विचरण का समीकरण। तो अचरांक, दो चीजें आपको ज्ञात करने आना चाहिए, एक तो अचरांक, दूसरा विचरण का समीकरण। समझ में आ गया कि नहीं बेटा? ये ऐसे ही दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। क्या है? मूंगफली की कीमत उसके वजन के प्रत्यक्ष विचरण में है। दो चीजें हैं, एक है मूंगफली की कीमत, दूसरा है उसका वजन। इन दोनों में कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष विचरण का, यानी वजन जितना ज्यादा होगा मूंगफली की कीमत भी उतनी ज्यादा होगी। फिर क्या दिया है कि 5 किलोग्राम मूंगफली है। मैं यदि मूंगफली का वजन अगर 5 किलोग्राम है तो उसकी कीमत 450 रुपए है। तो 1 क्विंटल मूंगफली की कीमत ज्ञात कीजिए। 1 क्विंटल यानी कि 100 किलोग्राम मूंगफली की कीमत ज्ञात करिए। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना मूंगफली की कीमत x है और मूंगफली का वजन y है। अब दोनों में संबंध कैसा है? प्रत्यक्ष विचरण का। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? x विचरण का चिन्ह और ये y लिखना पड़ेगा, प्रत्यक्ष विचरण है इसलिए y। प्रतिलोम विचरण अगर होता तो 1/y लिखते। फिर इन दोनों को बराबर करना है तो y में k से गुणा करेंगे, x बराबर के वाई हो जाएगा। अब आगे क्या दिया देखो, वजन 5 किलोग्राम है, मतलब वजन को हमने क्या माना है? x माना है, सॉरी y माना है। तो 5 किलोग्राम वजन है, यानी y 5 है। कीमत 450, कीमत को हमने x माना था, तो x 450। तो x और y का मान डाल देंगे, x और y का मान डाल देंगे। तो x 450 और y के जगह पे 5 लिख दिया, तो 450 50 बराबर 5 के हो गया। अब एक 5 को वो साइड में शिफ्ट करेंगे तो भाग हो जाएगा, 5 9 45, 5 0 जा 0, तो के 90 मिल गया। विचरण का अचरांक हमें 90 मिल गया। अब आगे क्या दिया देखो सवाल में, 100 किलोग्राम मूंगफली है तो वजन कितना होगा? तो देखो बेटा, यहाँ समीकरण हमको दिया है x बराबर के वाई पता है, तो x बराबर k का मान कितना मिला है? 90 मिला है, तो k 90। y का मतलब वजन, तो हमें 100 किलोग्राम मूंगफली का दाम चाहिए, तो y की जगह पे 100 लिख देंगे, तो ये आ गया 9000। तो इसलिए 100 किलोग्राम मूंगफली की कीमत 9000 रुपए। समझा बेटा? इस तरह से इसको करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 7.1 शुरू करते हैं। विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखना है। वृत्त की परिधि C और उसकी त्रिज्या समान अनुपात में है। समान अनुपात यानी प्रत्यक्ष अनुपात। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग?
प्रत्यक्ष अनुपात में है ना। तो कैसे सिखाया था आपको, C और R में प्रत्यक्ष अनुपात है, समान अनुपात है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, C और R में प्रत्यक्ष अनुपात है, तो ऐसे बन जाएगा ना कि 7.2 का, सॉरी 7.1 का पहले का पहला मैंने बता रहा हूँ आपको, C और R में प्रत्यक्ष अनुपात है, समान अनुपात है, तो इसलिए ये R लिखना पड़ेगा हमें। दूसरा, कार में भरा हुआ पेट्रोल L और तय की गई दूरी D, इसमें भी प्रत्यक्ष विचरण है, तो L और D में प्रत्यक्ष विचरण है, तो कैसे लिखेंगे, L, हाँ L विचरण D, D है, D दूरी, D डिस्टेंस। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। हाँ, समान अनुपात और प्रत्यक्ष विचरण का एक ही मतलब होता है। अब ये देख लेते हैं, सेब की मूल्य और सेब की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, इस आधार पर निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। तो ध्यान से देखो, प्रत्यक्ष विचरण है तो अनुपात समान ही रहेगा। जैसे देखो ये 1 है तो ये 8 गुना हो गया, तो ये भी देखो 4 है तो 4 भी नीचे 8 गुना ही रहेगा, 4 अट्ठे 32, 1 अट्ठे 8, 4 अट्ठे 32, इधर 12 है तो 12 अट्ठे 96, तो 96 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे उल्टा करना, 4 से भाग दे देना, 4 एकम 4, तो 14 आ जाएगा, नहीं 14 नहीं, सॉरी, 4 एकम 4, 7 आएगा बराबर, 7 अट्ठे 56 होता है ना, 7 अट्ठे 56, तो ऊपर 7 आएगा। यहाँ पे 8 से 20 आ जाएगा, 20, एक्चुअली 8 से भाग देना है आपको, नीचे 8 से भाग दे दोगे, क्योंकि यहाँ भी देखो 8 है और 1 कैसे आया, 8 में 8 से भाग दे दो 1 आ जाएगा, ऐसे नीचे वाले में 8 से भाग दोगे तो ऊपर का मिल जाएगा। चलो टाइम हो गया बेटा, 7 मिनट ज़्यादा चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो आप क्या करना, ये 7.1 के जितने सवाल मैंने आपको समझाए थे वो आप लोग अपने नोटबुक में हल करके रखना।